नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, एमए के 7th पेपर के अंतर्गत कल अपन ने श्यामाचरण दुबे के बारे में पढ़ा था, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में। आज अपन उन्हीं का जो रह गया था, उनके क्या प्रमुख कार्य रहे हैं उसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले श्यामाचरण दुबे ने 1954 में द कमर करके अपना एक पुस्तक का लेखन किया। उसके पश्चात 1955 इंडियन विलेज, जो कि बहुत अधिक फेमस बुक रही है, और 1958 में इंडिया चेंजिंग विलेजेस करके बुक लिखी इन्होंने। 1956 में पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया। 1971 में ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन। वहीं 1971 में एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज की बुक लिखी आपने। 1973 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पर बुक लिखी। 1977 में एक एडिटेड बुक आई, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और 1974 में सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी। 1988 में मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट करके बुक आपने लिखी थी। उसके बाद आपने ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़ के ऊपर बुक लिखी। 1992 में इंडियन सोसाइटी पर बुक आई आपकी। उसके पश्चात हिंदी में 2 कृतियाँ आई आपकी, मानव और संस्कृति और भारतीय एक ग्राम, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। आज अपन इसके पश्चात समाजशास्त्री में ही सुरजीत सिन्हा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि 1926 में इनका जन्म हुआ था, सुरजीत सिन्हा का, और बड़े कम जाने पहचाने वाले मानव शास्त्री रहे हैं। इनका पूरा नाम की जब अपन लोग बातचीत करते हैं तो ये रॉबर्ट सिन्हा, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य थे, भारत के अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने वाले मानव शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने मुख्यतः बराभूम के भूमिज तथा बस्तर की जनजातियों के अतिरिक्त जाति व्यवस्था पर भी आपने कार्य किया है। आपने भूमिज हिंदू अंत्यक्रिया, जाति जनजाति अस्तित्वता, जनजाति कृषक अस्तित्वता, जनजातियों और जातियों में सामाजिक गतिशीलता और आंदोलन, जनजाति एकजुटता संबंधी आंदोलन, मसीही आंदोलन जैसे अनेक विषयों पर कई लेख लिखे आपने, जो भारत की प्रतिष्ठित मानव शास्त्रीय पत्रिकाओं जैसे मैन इन इंडिया, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलावा जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और जर्नल ऑफ अमेरिकन फोकलॉर आदि में छपे हैं। सिन्हा के अध्ययनों का प्रमुख क्षेत्र परगना, बराभूम और प्रायद्वीपीय मध्य भारत रहा है। सिन्हा का प्रमुख कार्य भूमिज हिंदू अंत्यक्रिया 1957 पर रहा है, जिसके आधार पर आपने जनजाति सततता, जनजाति राजपूत जाति सततता, भूमिज क्षत्रिय सततता जैसे कई अवधारणाओं को विकसित किया है। इन अवधारणाओं ने बाद में भारत में, विशेषतः मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में हो रहे सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रियाओं की आधारशिला का कार्य किया, जिस पर बाद में कई युवा मानव शास्त्रियों ने कार्य किया है। सुरजीत सिन्हा ने अपने अध्ययन में उद्विकासीय परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग कर इसके आधार पर आदिवासीय सांस्कृतिक स्तर से भारत में सभ्यता के नियत रेखीय विकास की बात की है। आपने इस संदर्भ में रेडफील्ड के लोक कृषक नगरीय स्थितता की धारणा को अपनाते हुए भारत में जनजातीय संस्कृतियों की
कृषक संस्कृति की दिशा में हो रहे परिवर्तन के विचार की भूमिज हिंदू अंत्यक्रिया के अपने अध्ययन के आधार पर पुष्टि की है। सिन्हा का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भौतिक तथ्यों का जाति और जनजातियों में समान रूप से वितरण तथा उनकी जीवन शैली में समानता उनके बीच होने वाली अंत्यक्रिया का परिणाम है। जनजाति जाति की अस्तित्वता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सिन्हा ने लिखा है कि भारत में अनेक निम्न जातियों में जनजातियों के कुछ लक्षण समान रूप से देखने में आए, जैसे अपने ही जातीय वर्ग में सामाजिक व्यवहार में समानता पर बल, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक सहभागिता जिसमें नृत्य, संगीत इत्यादि संबंधी यथेष्ट स्वतंत्रता तथा अति नैतिकता की भावना से अत्यधिक दबी उनकी मूल्य व्यवस्था आदि जाति और जनजाति में समान रूप में देखने को मिली है। इन जातियों में अलौकिकवाद, देवी शक्ति में विश्वास संबंधी विशेषता के भी कई लक्षण जनजातियों में भी समान रूप से विद्यमान पाए गए हैं, जैसे इनके देवालयों में भी मुख्य रूप से स्थानीय देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही पाई गई हैं, जबकि जनजातियों के अलौकिकवाद में जातीय तत्व के अन्य लक्षण बहुत कम पाए गए। सिन्हा के कुछ एक समाज वैज्ञानिकों ने इस विचार से असहमति प्रकट की है कि भारत में जनजातियां धीरे धीरे जातीय अवस्था में विलीन हो रही हैं। उन्होंने लिखा है कि जनजातियां पारिस्थितिकी, जनांकी की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार में नृजातिक समूह से पृथक है। उनकी यह ऐतिहासिक छवि ही जनजातियों की हिंदू जातियों से अलग करती है और उन्हें एक जनजातीय पहचान देती है। सिन्हा ने जनजाति या कृषक सातत्यक नृत्य के संदर्भ में बिहार की एक जनजाति भूमिज के हिंदुईकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में अनेक लेख लिखे। इन लेखों में उन्होंने देशी राज्यों और सामाजिक गतिशीलता के दबावों तथा मध्यस्थ विशेषज्ञों, पुजारियों, तांत्रिकों इत्यादि तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के सामाजिक ताने बाने में प्रादेशिक सार्वभौमिकरण और संस्कृति के समन्वय की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। भारत के मानव शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 1967 से 70 के बीच हिंदू धर्म के सामाजिक संगठन के अध्ययन हेतु अनेक गवेषणाओं को परिवर्तित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता की बदलती हुई संरचना का अध्ययन करना रहा है। इन अध्ययन योजनाओं का प्रवर्तन और नेतृत्व सिन्हा ने किया है। इस योजना के अंतर्गत वैद्यनाथ सरस्वती और सिन्हा ने मिलकर काशी के साधुओं का अध्ययन कर काशी के तापसी संगठन नाम से एक प्रतिवेदन अप्रकाशित तैयार किया था। इस अध्ययन द्वारा उन्होंने तापसी संगठनों के सांप्रदायिक आधार पर गठन, उनके दूर दूर फैले संगठन एवं लौकिक छवि तथा जाति और भाषाई आधार पर रचना के साथ साथ इन संगठनों में परिवर्तन की नई उभरती प्रवृत्तियों, रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, ग्रामीण स्वरूप के नवीन सार्वभौमिक नगरीय केंद्रित स्वरूप में परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। आंद्रे बेताई की पुस्तक जातियां पुरानी और नई के भी की समीक्षा करते हुए सिन्हा ने जातियों की बदली हुई भूमिका को रेखांकित किया है और आपने कहा कि पारंपरिक व्यवस्था के रूप में जातियों की भूमिका अब सीमित हो गई है तथा संयुक्त निगम समूह के रूप में जातियां आजकल नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक भूमिकाएं अदा करने लगी हैं। मुक्त स्तरीकरण के उभरते हुए प्रतिमान का अभी तक
किसी ऐसे सचेतन मॉडल में विकास नहीं हो पाया जिसकी जड़ें पर्याप्त रूप से सामाजिक भावनाओं में गड़ी हुई हो। इस प्रकार सुरजीत सिन्हा ने अपने विचार समाजशास्त्र में दिए। वैसे ज़्यादा लिटरेचर आपका नहीं मिल पाया क्योंकि आपका आप उस छुपे हुए, जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि सुरजीत सिन्हा जो थे अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने जाने वाले मानव शास्त्री रहे हैं और ये रॉबर्ट रेडफील्ड के विद्यार्थी रहे हैं, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपन इसी को कंटिन्यूशन में आगे जब देखेंगे कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या चीज है, किस प्रकार हमारे ये समाजशास्त्र में इसकी उपयोगिता है। जिस प्रकार हम देखते हैं किसी भी सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य अपने अध्ययनों के माध्यम से समाज की स्थिति का वास्तविक अध्ययन है, जिस पर प्राकृतिक विज्ञान और प्रकृति के रहस्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य सामाजिक जीवन के संचालन के रहस्यों को समझना है। ठीक है, यह आवश्यक है कि इन अध्ययनों के स्वरूप वैज्ञानिक हो। यह माना जाता रहा है कि इस प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य ही किसी शास्त्र को न केवल वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिकता की इसी आवश्यकता के आधार पर अनेक वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित हुई हैं। इन पद्धतियों को न केवल बनाया गया वरन उसके प्रयोग के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। इसी संदर्भ में अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के उद्देश्य, इसकी प्रस्तावना, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के परिप्रेक्ष्य, अर्थ एवं अवधारणाएं और संरचना पर कुछ समाजशास्त्रियों के विचार, इसका प्रकार्यात्मक विश्लेषण और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को समझना, इस उपागम में विभिन्न समाजशास्त्रियों के योगदान की समीक्षा करना, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित किए गए अध्ययनों के बारे में जानना, अन्य प्रचलित उपागमों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के स्थान को समझना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम अपन फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।